जी अस्सलाम वालेकुम। कल वाला ज़रा निकालें, उसकी रिवीजन करते हैं। जब पार्टली इन काइंड पार्टली इन कैश पैसे आ रहे हों तो फिर ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई लेनी है, और जब बायर और सेलर आपस में जानने वाले हों तो फिर भी ओपन मार्केट प्राइस लेनी है, और अगर सेल जनरल पब्लिक को इंस्टॉलमेंट किस्तों पे हो रही हो तो भी ओपन मार्केट प्राइस लेनी है। इंटरेस्ट निकाल के, इंटरेस्ट पड़ा होगा उसमें, याद है कल 1,10,000 था, लेकिन आपने 1 लाख को वीओएस लेना है। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा हो तो डिस्काउंटेड प्राइस लेनी है। अगले इंपोर्ट हो रही हो तो इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी डाल के प्राइस लेनी है। अच्छा, ये जो सिनेरियो था ना 8 वाला, इसमें वीओएस निकालते हुए लेदर शीट्स एग्जेम्प्ट थी और लेदर बैग्स टैक्सेबल थे। तो इसमें फर्ज करें 6,000 रुपए की लेदर शीट्स थी, इंजमाम ने 2,000 रुपए का इस पे टेलर वाला काम करके दिया, लेकिन वीओएस 2,000 नहीं होगी, वीओएस यहाँ क्या होगी 8,000, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स। ये शायद आपने देखा हो, लिखा भी हो कल का, ये ओपन मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स होगी क्योंकि इसमें लेदर शीट्स एग्जेम्प्ट थी। लेकिन वो जो इससे पहले वाली बात थी ना, जिसमें लिखा हुआ था वैल्यू एडिशन पे, यानी दर्जी वाले काम पे सिर्फ टैक्स लगेगा वैल्यू एडिशन पे, तो उसमें आपको याद होगा, उसमें फिर लिख लें आके चीजें भी टैक्सेबल है, रॉ मटेरियल भी, और जो फिनिश गुड्स हैं वो भी टैक्सेबल है। ये बनता है पेज नंबर 39, जहां होंडा एटलस कार ने इमरान खान को टायर का मटेरियल दिया था कि टायर बना के दे दो, तो वहां टायर का मटेरियल यानी रबड़ वो भी टैक्सेबल था और टायर भी टैक्सेबल था। तो ऐसी सूरत के अंदर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि इमरान खान वीओएस में सिर्फ सर्विस चार्जेस डालेगा, मिसाल के तौर पे 2,000 रुपए, तो लिख लें इधर इधर ये भी टैक्सेबल है रॉ मटेरियल और टायर भी टैक्सेबल है। ओके, वीओएस होंगे, आगे लिखें सर्विस चार्जेस 2,000 रुपए, लिख लिया करें, कुछ नहीं होता आप लोग मेरे पर। जी जी आया नू, बैठे नू। और आगे भाई ये जो आखिरी पॉइंट है ना, वो तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए था। थर्ड शेड्यूल में जो टिश्यू पेपर के डब्बे पे लिखा होगा वो रिटेल प्राइस होगी, उसमें डालेंगे रिटेल टैक्स, और जो फाइनल फिगर आएगी वो हम दुकानदार को पे करेंगे। तो थर्ड शेड्यूल में वीओएस क्या होगी, रिटेल प्राइस, यानी कि टिश्यू के डब्बे के ऊपर 100 लिखा हुआ है और 17 लिखा हुआ है, 117, तो ये 100 होगा रिटेल प्राइस भी, और इसको वीओएस भी कह सकते हैं, और 17 को रिटेल टैक्स भी कह सकते हैं और सेल्स टैक्स भी कह सकते हैं। क्लियर? ये टिश्यू के डब्बे की बात हो रही थी। और अगली बात हमने ये पढ़ी थी कि हो सकता है बोर्ड फिक्स कर दे किसी चीज की वैल्यू 32, तो फिर वो 32 यानी कि 30 लाख वाली गाड़ी है, बोर्ड फिक्स कर दे तुमने 32 पे ही बेचनी है। अब ये 30 पे बेचता भी रहे, से टैक्स 32 पे ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बोर्ड की फिक्स की गई वैल्यू से भी ऊपर बेच दे, मिसाल के तौर पे बोर्ड ने 32 फिक्स किया, ये 33 पे बेच दे, तो फिर सेल किस पे रिकॉर्ड होगी, 33 पे। अच्छा जी, इन दोनों लोगों से हमने क्यों नहीं फर्दर टैक्स लिया था, कॉटेज इंडस्ट्री और एंड कंज्यूमर से? क्योंकि दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इनको एंड कंज्यूमर क्यों कहा था? डॉलेंस वालों ने क्या करना है, डॉलेंस वालों ने तार जो है वो लगा के डॉलेंस के रिसीव बेचना है, इन्होंने टेप रिकॉर्डर में तार लगा के टेप रिकॉर्डर बेचना है, इन्होंने बल्ब में तार लगा के बल्ब बेचना है, इन्होंने तार इस्तेमाल करनी है और खराब होने पे फेंक देनी है, इन्होंने बेचनी नहीं है, कंज्यूम करनी है, बेचनी नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एंड कंज्यूमर। अच्छा जी, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, फेडरल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब एनी हायर और लोअर रेट। हायर रेट मिसाल के तौर पे 21%, वैसे आजकल क्या रेट है 17%, और लोअर रेट मिसाल के तौर पे 15% ऑफ अ टैक्स फॉर एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो स्पेशल नॉर्मल रेट क्या है वैसे, स्पेशल रेट हायर भी हो सकता है, और लेकिन आजकल नॉर्मल रेट ही चल रहा है, कितने परसेंट, 17%। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि होंडा ने इंजन इंपोर्ट किया, कल आपसे बात हुई थी, होंडा ने इंजन इंपोर्ट किया, होंडा ने टायर परचेज किए, होंडा ने कार सेल की, मुझे बता दें गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जमा करवाने होंडा वाले कब कब जाएंगे, इंपोर्ट की स्टेज पे और परचेज की स्टेज पे होंडा वाले हुकूमत के खजाने में टैक्स जमा करवाने नहीं जाएंगे। जब इंजन इंपोर्ट हो रहा होगा ना, तो इंपोर्ट की स्टेज पे कस्टम ड्यूटी के साथ हम सेल्स टैक्स भी जमा करवा देंगे, तो ये हम हुकूमत के खजाने में जमा करवाएंगे। फिर जब टायर खरीदेंगे तो 1,17,000 हम जनरल टायर वाले को देंगे, जनरल टायर वाला हुकूमत के खजाने में जाएगा या हम जाएंगे? और जब गाड़ी बेच देंगे 30 लाख वाली 35,10,000 की, तो 5,10,000 हमारी जेब में आएगा, उसमें से जो टैक्स ऑलरेडी पेड है वो माइनस करके बाकी टैक्स हम खुद जमा कराने जाएंगे हुकूमत के खजाने में।
तो याद रखिएगा हुकूमत के खजाने में हम जो है वो 2 दफा जाते हैं। नंबर 1, एक एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एंड दूसरे एट द टाइम ऑफ सेल। वो डो नॉट गो टू गवर्नमेंट खजाना एट द टाइम ऑफ परचेज, बल्कि हम जनरल डायर को 1,17,000 जमा करा देते हैं, वो 17,000 फिर हुकूमत के खजाने में जमा करवाते हैं। अच्छा जी, लाइबल कितनी दफा होंगे हम? लाइबल टू पे सेल्स टैक्स सिर्फ 2 दफा। इन केस ऑफ सेल, जब हम सेल करेंगे कार या जब हम इंपोर्ट करेंगे इंजन। फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल टू पे द सेल्स टैक्स। द पर्सन मेकिंग द सेल, होंडा। द पर्सन इंपोर्टिंग द इंजन, होंडा। तो होंडा 2 दफा अपने आप को लायबल फील करेगा हुकूमत के खजाने में जाने का। फेडरल बोर्ड अगर चाहे तो विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज मे स्पेसिफाई गुड्स वेयर पर्सन रिसीविंग सप्लाईज टैक्स इज लायबल टू पे टैक्स। पर्सन रिसीविंग सप्लाई कौन होता है? बायर। फेडरल गवर्नमेंट अगर कह दे तो हो सकता है बायर को टैक्स जमा करवाना पड़े। मिसाल के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट वाले सरासिफ से पूछें, भाई आप कहाँ जा रहे हो? जी मैं होंडा से गाड़ी लेने जा रहा हूँ। भाई ये बड़े गड़बड़ लोग हैं, इनसे गाड़ी ना लेना, ये लोग आपसे 35,10,000 लेंगे, 5,10,000 जेब में डालेंगे और हमें भी नहीं देंगे। तो आप ऐसा करो, आप 30 लाख इनको दे दो, 5,10,000 हुकूमत को बराह रास्त दे दो। आप बोलें क्या एक एक्सेप्शन सी लॉ मेकर ने डिस्कस कर दी यहाँ पे? न्यूमेरिकली तो ये बात नहीं आएगी, आपको एक्सेप्शन सी डिस्कस कर दी। असूली तौर पे जिम्मेदारी किसकी है टैक्स जमा करवाने की? हम 35,10,000 का चेक देते हैं होंडा को, होंडा उसमें से 5,10,000 हुकूमत को जमा करवाते हैं अपने टैक्सेस काट कूट के। लेकिन अगर लॉ मेकर सरासिफ को कह दे कि भाईजान आप बायर हैं, आप इनको 30 लाख ही दें, 5,10,000 हमारे खजाने में जमा करवा दें, तो फिर जिम्मेदारी किसके कंधों पे आ गई? बायर के कंधों पे। अब ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, इतनी एक्स्ट्रा टैक्स, स्पेशल पावर टैक्स, इसको 4-5 मिनट में खत्म करके आगे मेन चीज की तरफ चलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में कलेक्ट टैक्स एट एक्स्ट्रा रेट और अमाउंट इन एडिशन टू नॉर्मल टैक्स। अच्छा ये स्पेशल नहीं है, ये है एक्स्ट्रा। ये अक्सर जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है हार्मफुल गुड्स पे। हार्मफुल गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, सिगरेट के ऊपर जैसे या और किसी चीज के ऊपर तो हार्मफुल गुड्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। अच्छा एक्स्ट्रा टैक्स में ना ये वाली पॉसिबिलिटीज हैं, 17 पे जमा 4% या 17 जमा 10%, वो 3% कुछ और हमने पढ़ा हुआ है, उसको इग्नोर करें। 17 जमा 17%, 17 जमा 18%, लॉ में करने का नहीं बहुत होगी। अगर आपने एक्स्ट्रा लगाने ना, एक्स्ट्रा ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मैक्सिमम कितना लग सकता है? 17 से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लग सकता। या मैं बात करूं टोटल कितना मैक्सिमम हुकूमत मांग सकती है? 34। अब हुकूमत की मर्जी है कि 21% मांगे या 27% मांगे या 34% मांगे, लेकिन इससे ज्यादा टैक्स नहीं मांग सकती। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं ये एक्स्ट्रा टैक्स है। पढ़ें। फेडरल गवर्नमेंट में कलेक्ट टैक्स ऑन एक्स्ट्रा रेट और अमाउंट इन एडिशन टू नॉर्मल। तो लिख लें इन एडिशन टू नॉर्मल। ये नॉर्मल से एडिशन में होगा। नॉर्मल कितना है? 17। इसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है 17 जमा 18%। ये आगे अभी मैं पढ़ाता हूं, ये लिखा हुआ है। ओके। Federal government may collect tax at such extra rate or amount in addition to normal tax. The tax charged here shall not be greater than 17% of value of goods. The tax charged here, याद रखिएगा here से मुराद है एक्स्ट्रा रेट वाला। here का मतलब लिख लें एक्स्ट्रा रेट वाला। एक्स्ट्रा रेट मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकता है? 17%. The federal government also specify the mode, manner and payment of tax. मोड तरीका बताएगा हुकूमत की ये टैक्स किस तरह लगना है। ओके। स्पेशल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टू लगा टैक्स। अब इसमें कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, आप ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। द फेडरल गवर्नमेंट और द मेन प्लेस ऑफ यानी 17% वाला लॉ ही खत्म कर दे। मेन प्लेस ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में था 17% वाला, इस लॉ को ही खत्म कर दे। लेवी एंड कलेक्ट सच टैक्स एज इट मे डीम फिट, जैसे ये मुनासिब समझे, ऑन एनी गुड्स। दे विल स्पेसिफाई द मोड, मैनर एंड टाइम। मोड मैनर किस तरह जमा कराना है, टाइम किस वक्त जमा करवाना है। मोड मैनर यही होता है ना हमारे लॉ में, तो 30 लाख वाली चीज 35,10,000 की है तो 5,10,000 आप हुंडा को जमा करवा दें, यही मोड मैनर होता है। तो ये ना अजीब अजीब सी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, ये अब आपने याद करनी है। पिछले सफे पे थी कैपेसिटी टैक्स और थी टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल सप्लाइड इन 3rd शेड्यूल, और इधर फिर क्या है? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, उसके बाद लायबिलिटी टू पे टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। स्पेशल रेट नहीं है, अब ये स्पेशल रेट है, ये स्पेशल पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा अगले तीनों नाम तो आसान से हैं, यानी ये पिछले से मिक्स नहीं हो सकते। टैक्स ऑन सेल टू सीएनजी स्टेशन, टैक्स ऑन रिटेलर, टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स। In case of sale of natural gas to CNG stations, the gas transmission company SUI gas shall लगा tax at the rate of 17% of US। आगे काट दें, ये काट दें, बस VOS तक रखें। तो बता दें जी, in case of sale of natural gas to CNG stations,
द सुई गैस शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ, तो सुई गैस सीएनजी वालों से 17% टैक्स लेगी। टैक्स ऑन रिटेलर्स, भाई ये टायर 1 जो रिटेलर्स है ना, ये होते हैं बड़े रिटेलर्स और अदर्स होते हैं छोटे रिटेलर्स। अब बड़े रिटेलर और छोटे रिटेलर कौन होते हैं, इस बात को जरा साइड पे रखें। टायर 1 एक लफ्ज़ है, टायर 1 होते हैं बड़े रिटेलर्स और बाकी होते हैं छोटे रिटेलर। सबर करें जरा। टायर 1 कैटेगरी कौन से वाले, बड़े रिटेलर शेल पे टैक्स इन नॉर्मल मैनर एट द रेट ऑफ 17%। टैक्स शेल बी चार्ज थ्रू मंथली बिल, ये हल्का सी आपसे बात हुई थी। टैक्स शेल बी चार्ज थ्रू मंथली बिल फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन टायर 1। तो ये अदर देन टायर 1 कौन से रिटेलर होंगे, छोटे। अदर देन टायर 1 रिटेलर्स द रेट विल बी, अगर आपका बिजली का बिल 20,000 रुपये तक है महीने का, तो आप पे कितना टैक्स लगेगा, 5%। अगर आपका बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा है तो कितना टैक्स लगेगा, 7.5%। अब टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, बड़े रिटेलर कौन से होते हैं। अच्छा, एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है, वापडा। एंड द वापडा शेल डिपॉजिट द अमाउंट कलेक्टेड डायरेक्टली इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, और वापडा ये पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करा देंगे। अच्छा, अब भाई जो बड़े रिटेलर होंगे ना, बड़े रिटेलर वो तो 100 वाली चीज 117 की बेचा करेंगे, और लाख वाली चीज 1,17,000 की बेचा करेंगे, और 2 लाख वाली चीज 2,34,000 की बेचा करेंगे, बड़े रिटेलर। और जो छोटे रिटेलर होंगे ना, छोटे रिटेलर वो सेल्स पे 17% नहीं लगाया करेंगे। उनका बिजली का बिल आया 20,000 पे, तो 20,000 तक 5% है। फर्ज करें 20,000 ही आ गया, तो 20,000 का 5% कितना बना, 1,000 रुपया। तो 20,000 का 5,000 रुपया, तो वो 1,000 रुपया सेल्स टैक्स जमा करा देंगे। फिर वो अपनी सेल्स पे सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि कस्टमर पे भी बर्डन ये लोग शिफ्ट नहीं करते। तो बस सादा सी बात, एक थ्योरी की हद तक बात याद रख लें, जो टायर 1 रिटेलर्स हैं वो 17% पे टैक्स देंगे, वो बड़े रिटेलर हैं। और जो छोटे रिटेलर हैं, अगर उनका बिजली का बिल 20,000 तक है तो रेट, और 20,000 से ज्यादा है तो। और ये टैक्स कौन किसको जमा करवाएगा, ये टैक्स रिकवर करेंगे वापडा वाले और जमा करवाएंगे हुकूमत के खजाने में वापडा वाले। रिकवर किससे करेंगे, रिटेलर से। किस तरीके से, बिजली के बिल में डाल के। The tax on above, the above tax on other than tier 1 retailers is other than normal tax of 17%. And अच्छा, ये जो कहते हैं ना, the tax on, अब आप पढ़िएगा, the above tax on छोटे रिटेलर्स, समझ आ गया, the above tax on is other than 17%। कहते हैं ये 17% से अलग है, 17% नहीं है, ये कुछ और है। टैक्स is other than 17%, is other than 3%, and is other than एक्स्ट्रा टैक्स। ये फर्दर भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा भी नहीं है, ये नॉर्मल भी नहीं है, ये अदर देन ही कोई चीज है इनके लिए। और इसका रेट कितने परसेंट है, और ये 5% सेल्स पे नहीं होता, ये बिजली के बिल पे होता है। 5% बिजली का बिल जितना है उस पे लगता है। तो कहते हैं ये कोई अजीब सा टैक्स है, ना ये नॉर्मल है, ना ये फर्दर है, ना ये एक्स्ट्रा है, बल्कि ये अजीब से ही रेट है इसके 5 और 7.5%। यानी मिनिमम क्या होता है, मिनिमम कम से कम इतना टैक्स तो दे दो, कम से कम इतना टैक्स तो दे दो। तो गुड स्पेसिफाइड इन 13th शेड्यूल, पता नहीं कुछ चीजें होंगी, कुछ स्टील प्रोडक्ट्स होंगी स्पेसिफाइड इन 13th शेड्यूल। गुड स्पेसिफाइड इन 13th शेड्यूल, फॉर गुड स्पेसिफाइड इन 13th शेड्यूल द मिनिमम प्रोडक्शन फॉर अ मंथ शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल और मोर इनपुट्स एज यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यार मुझे सिंगल और मोर को छोड़ें, सिंगल और मोर, सिंगल इनपुट और मोर इनपुट, मुझे इनपुट्स बताएं प्रोडक्शन में कौन से होते हैं। इनपुट्स, लेबर, लेबर लेबर इनपुट होता है, मटेरियल इनपुट होता है। तो लेबर और मटेरियल इनपुट होता है, आउटपुट फिनिश गुड्स होती हैं। यानी लेबर भी काम करती है, मटेरियल भी काम करता है, यानी कि ये कुर्सी बननी है तो इनपुट क्या होगा, इनपुट आउटपुट ये कि कुर्सी बन गई। इनपुट क्या है, लेबर ने काम किया। और अच्छा, तो मिनिमम प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री के निकालने का क्या तरीका है, हमें अगर इसकी इनपुट पता चल जाए कि इसके पास लेबर कितनी है और इसके पास मटेरियल कितना है, तो क्या हम बता सकते हैं इस इनपुट के साथ कितनी चीजें बन सकती हैं। तो क्लास की कैपेसिटी अगर पता चल जाए कि क्लास में कितनी सीटें हैं, तो कॉलेज वालों को पता चल सकता है कि कितने बच्चे बैठाए जा सकते हैं। फॉर गुड स्पेसिफाइड इन 13th शेड्यूल द मिनिमम प्रोडक्शन शैल बी डिटरमिन्ड। मिनिमम प्रोडक्शन कैसे पता चल सकती है, कम से कम हम कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जितने क्लास में सीटें हैं। तो मिनिमम प्रोडक्शन शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट एज यूज्ड इन। तो बता दें मिनिमम प्रोडक्शन निकालने का क्या तरीका है, इनपुट्स पता चल जाए। अगर इनपुट्स पता चल जाए तो पता चल जाएगा मिनिमम आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे यार एक फैक्ट्री कहती है कि मैं 50 कार्स बना सकती हूँ, 50 गाड़ियां, किया गाड़ी वाले आए, उन्होंने कहा हम 50 गाड़ियां बना सकते हैं, मिनिमम प्रोडक्शन। इफ मिनिमम प्रोडक्शन
50 इज ग्रेटर देन एक्चुअल सेल, फर्ज करें बेचारों ने सिर्फ 30 गाड़ियां बना के बेची, द मिनिमम प्रोडक्शन शेल बी ट्रीटेड एज क्वांटिटी सोल्ड। ये वही कैपेसिटी टैक्स टाइप चीजें आ गई है, और क्या कैपेसिटी टैक्स टाइप चीजें आ गई, लेकिन ये स्टील वालों के लिए बस खास है बात। इफ मिनिमम प्रोडक्शन, मिनिमम कितनी बना सकते थे, बढ़ जाए एक्चुअल प्रोडक्शन से, मिनिमम 50 थी, एक्चुअल प्रोडक्शन बेचारों की सिर्फ 30 हुई, लेबर ने काम नहीं किया, किसी और ने काम नहीं किया, देन मिनिमम प्रोडक्शन शेल बी अज्यूम्ड एज क्वांटिटी सोल्ड। डन, तो ये नोट कर लें साथ। 4 जगह लिखे मैंने, 3 जगह 50 लिखे, 1 जगह 30। चलिए जी, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है। टेस्ट भाई यहां तक ही है, पेज 446 तक, और चैप्टर पेज 446 तक जितना हमने पढ़ा है वो टेस्ट में है, रूल 4 और 5 चैप्टर 23 का सिलेबस अपलोडेड है। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि एक दुकानदार है, उसने गलती से 100 वाली चीज 118 में बेच दी। 100 वाली चीज गलती से किस पे बेच दी, ये 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, बस उसने गलती से कोई चीज 100 वाली कितने में बेच दी, 118 में। अब उसने आवाज मारी ग्राहक को, ओ भाई अपने 1 रुपए वापस लेता जा, या 1 लाख रुपए, जो मर्जी कर लें, रुपीज इन लैख समझ लें, रुपीज इन मिलियन कर लें तो 1 मिलियन, 118 मिलियन है, ये 1 मिलियन है, तो अपना 1 रुपया वापस लेता जा। अब ग्राहक जो है वो हैवी बाइक पे था, उसको स्टार्ट करने के बाद अपनी आवाज नहीं आती, तो वो निकल गया। अब ग्राहक ढूंढना कहाँ आसान काम तो नहीं है, जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उन पे जो ग्राहक आते हैं, कभी एक दफा आए, होता है कभी आई ना, एक तो होता है ना कॉलेज, उसमें तो कस्टमर डेली आता है, अब जो जनरल स्टोर है उस पर तो होता है गुजरते गुजरते रुके हो, चीज लेके निकल गए। अब अगर वो ग्राहक आपको नहीं मिल रहा, यानी आपके मोहल्ले का नहीं है और आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये 1 रुपया, हुकूमत कहती है बस हमें जमा करा दो, वो तो नहीं मिल रहा, तो परेशान ना हो, आपके इस 1 रुपये का क्या करना है, ऐसे ही तुमने, आप कह रहे हैं नहीं मैंने तो एक्सेस ले लिया, भाई एक्सेस है, फर्दर नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये लफ्ज जरा अलग अलग याद करने हैं घर में। फर्दर कल पढ़ा था 3%, एक्स्ट्रा आज पढ़ा है, और एक्सेस भी आज पढ़े हैं। एक्सेस, ये एक्सेस ना गलती से होता है, क्योंकि ये ना मिस एप्रीहेंशन का लफ्ज करके यहाँ पर ऐसे एरो खींच लें, ये एक्सेस टैक्स हुकूमत ने नहीं लगाया हुआ, ये किन से गलती से रिकवर हो जाता है, दुकान वालों से, दुकानदारों से, दुकान वालों से ये टैक्स गलती से रिकवर हो जाता है। Who has collected any tax under गलती से, मिस एप्रीहेंशन और अदरवाइज, जैसे मर्जी उससे हो गया, which was not payable as tax। बताइए 1 रुपया इज इट पेएबल एज टैक्स, या विच इज इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल पेएबल। एक्चुअल पेएबल कितने, क्या ये इससे एक्सेस है, तो एक्चुअल पेएबल कितना बनता है, ये 1 रुपया क्या है, एक्सेस। एंड द बोझ, इंसिडेंस होता है बोझ, एंड द बोझ हैज बीन पास्ड ऑन दी, और बोझ बेचारे कंज्यूमर पे पास हो गया, ओ भाई आजा, मैं कहा निकल गया, एंड द बोझ हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, बोझ कस्टमर पे पास हो गया। द शॉपकीपर shall pay the tax to the, देखिए कितना सॉफ्ट फिक्र है, द शॉपकीपर shall pay the tax to the फेडरल गवर्नमेंट। आ जाओ भैया हमें जमा करा दो, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा हमारे वाले दिनों में पढ़ेंगे, अगर आप 17 रुपए हुकूमत को जमा ना करवाएं तो हुकूमत आपके खिलाफ यहां तक एक्शन ले सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी बेच सकती है, या हुकूमत अगर चाहे तो आपके बैंक अकाउंट सीज कर सकती है। अगर आप क्या हुकूमत को जमा ना करवाएं 17, तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे 17 रुपए अगर आप हुकूमत को जमा ना करवाएं तो इसको कहते हैं एरियर ऑफ टैक्स, टैक्स के बकाया जात। तो अगर आप 17 हुकूमत को जमा ना करवाएं तो हुकूमत आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है, बैंक अकाउंट अटैच कर सकती है, लेकिन अगर आप ये वाला एक जमा ना करवाएं तो भी यही सजा मिलेगी कि आपकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट अटैच हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर इस पर टैक्स पे एतराज कर सकता है, आप फीस देते हैं कॉलेज को, अब वो जो एंटर होने वाला बंदा है उसने कहा भाई आप फीस भी दें और मुझे जो है वो सर ने कल आपको जुर्माना लगाया था टेस्ट छोड़ने का, वो जुर्माना भी दें। अब आप क्या कहेंगे, यार फीस ले ले, जुर्माना छोड़, रिलैक्स कर, मुझे जाने दे भी, क्लास तो लेने दे मुझे, ये पकड़ फीस, समझ आ गई। तो जो ऊपर का एक है उसमें दुकानदार अक्सर क्या कहते थे हुकूमत को, भाई 17 पकड़ो, एक छोड़ो, हमें कस्टमर मिल जाएगा, लेकिन हुकूमत कहती है नहीं, ये 17 भी आपने हमें देना है और ये 1 भी आपने हमें देना है, और वो सारे तरीके जो 17 को रिकवर करने के हम आपसे लगा सकते हैं वही सारे तरीके रिकवरी के। रिकवरी का लफ्ज जब भी लॉ में आ जाए ना तो वो ज़हन में रखिएगा, आप क्लास में एंटर होने लगे तो बंदा खड़ा हुआ है आपसे फीस रिकवर करने के लिए, तो रिकवरी यही होती है, लॉ मेकर आपसे पैसे रिकवर करना चाह रहा होता है। अमाउंट पेएबल टू द फेडरल गवर्नमेंट हेयर, हेयर पता है कितनी अमाउंट है, हेयर 1 रुपया है सिर्फ। द अमाउंट पेएबल टू फेडरल गवर्नमेंट हेयर
shall be considered as बकाया जात ऑफ टैक्स. इसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं समझी जाएगी. shall be considered as बोल 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 बकाया जात ऑफ टैक्स पढ़. and shall be recoverable accordingly. रिकवर कौन करेगा? गवर्नमेंट. किससे? शॉपकीपर से. shall be recoverable accordingly. accordingly का क्या मतलब है? जिस तरह आपसे हम 17 लेने आएंगे उसी तरह आपसे एक भी लेने आएंगे और जान ले लेंगे आपकी. रिफंड क्लेम ऑफ वन विल नॉट बी एडमिसिबल. ये आपको रिफंड नहीं करेंगे हम. ये ना कहना 1 रुपया आके मुझे वापस कर दो, रिफंड कर दो, और ये है वो है, कहते हैं 1 रुपया आपको वापस नहीं करेंगे. अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मसला होता है कि कस्टमर मिल सकता है या नहीं मिल सकता. तो उसके लिए लॉ मेकर ने एक लाइन डाली है कि कस्टमर मिल सकता है या नहीं मिल सकता. साबित करने का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का बोझ. डेट बोझ ऑफ टैक्स हैज और हैज नॉट बीन पास टू कंज्यूमर shall be on the shopkeeper, shall be on the seller. ये साबित करने का बोझ कि कस्टमर मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये बोझ किसके कंधों पे होगा? सेलर के कंधों पे होगा. आगे लिख लें. वरना हुकूमत तो यही कहेगी कि वो बंदा नहीं मिल सकता. वरना हुकूमत तो हमेशा यही कहेगी वो बंदा नहीं मिल सकता. ये लाइन दोबारा पढ़ लें. बर्डन ऑफ प्रूफ, साबित करने का बोझ के इंसिडेंस का मतलब ही बोझ है कि बोझ ऑफ टैक्स हैज और हैज नॉट बीन पास टू द कंज्यूमर. ये भी साबित करना कि टैक्स का बोझ कस्टमर पे डल गया या नहीं डला. इट शैल बी जिम्मेदारी ऑफ सेलर. सेलर बताएगा कि बंदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता. हुकूमत हमेशा क्या अज्यूम करेगी कि बंदा नहीं मिल सकता. तो आप हमें 1 रुपया जमा करवा दो. अब जरा पहली 2-3 लाइनें दोबारा पढ़ लें. पर्सन से मुराद है सेलर. पहली लाइन दोबारा पढ़ें. A seller who has collected any tax under misapprehension. एक seller जिसने गलती से टैक्स ले लिया है, that was not payable as tax or that is in excess of actually payable, and the board has been passed on the consumer. The seller shall pay the tax to the federal government, and amount payable to federal government here shall be considered as a बकाया जात of tax and shall be recoverable accordingly. Recoverable accordingly का मतलब है उसी तरीके से ये 1 रुपया आपसे लिया जाएगा जिस तरह 17 रुपये आपसे लिए जाएंगे, और ये 1 रुपया आपको वापस नहीं किया जाएगा. अच्छा जी, आगे आए. 0 रेटिंग. फिर आज हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आखिरी थोड़े मिनट में, 15-20 मिनट में. 0 रेटिंग. अच्छा जी, 0 रेटिंग क्या होती है मोहतरम? हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट्स इज अ 0 रेट सेल, लेकिन ये सेक्शन कहते हैं 3-4 चीजें 0 रेट हैं. द फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%. नंबर 1, गुड्स एक्सपोर्टेड, जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया आपने, और गुड्स स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल. तो ये 2 बातें अलग अलग याद करनी है. 3rd शेड्यूल नहीं, 5th शेड्यूल. तो 5th शेड्यूल भी कोई है, वैसे मैंने डाला भी हुआ है किताब में, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है. गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल, इनको कौन सी सेल कहेंगे? 0 रेट सेल. 100 वाली चीज कितने की बेचेंगे? 100 की. अच्छा, इसका क्या मतलब है? जहाज देखा कभी? जहाज कहां जा रहा है? और बता दें, बाहर जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है. अगर एक जहाज बाहर के मुल्क जा रहा हो, लाहौर से कराची ना जा रहा हो, लाहौर से लंदन जा रहा हो, अगर एक जहाज बाहर के मुल्क जा रहा हो, तो उस जहाज को कोई ना कोई बंदा खाना सप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता. जहाज से तो खाना नहीं खाना होता, अंदर सवारियों ने खाना खाना होता है ना. तो उससे कोई ना कोई बंदा खाना सप्लाई कर सकता है जहाज वालों को? बताएं. अच्छा, कोई ना कोई बंदा पेट्रोल सप्लाई कर सकता है उन जहाज वालों को? कोई ना कोई बंदा टिश्यू पेपर सप्लाई कर सकते हैं उन जहाज वालों को? इन तीनों चीजों में कॉमन बात क्या है? नहीं, आउटसाइड कंट्री वाली कॉमन बात नहीं है. ये तीनों चीजें रास्ते में इस्तेमाल हो जानी है. टिश्यू पेपर भी रास्ते में इस्तेमाल होकर खत्म हो जानी है, खाना भी रास्ते में इस्तेमाल हो जाना है, पेट्रोल भी रास्ते में इस्तेमाल हो जाना है. इन तीनों चीजों में ये कॉमन बात है. मैंने आपको ये नहीं कहा कोई जहाज को कुर्सियां सप्लाई कर रहा है. कुर्सियां रास्ते में खत्म नहीं हो जानी. कुर्सियां जहाज का पार्ट बननी है 8-10 साल. तो वो चीजें जो रास्ते में, जैसे आपके बैग के अंदर आप जो है सेब डाल के लाए, अब ये खत्म हो जाना है, कैलकुलेटर डाल के लाए, ये नहीं खत्म होना. तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था. तो ये जो टिश्यू पेपर है या पेट्रोल है या खाना है, ये रास्ते में क्या हो जाने? कंज्यूम हो जाने. ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था. तो अगर कोई कंज्यूमेबल सप्लाई करे जहाज वालों को, तो उसकी सेल 0 रेट है. ये नहीं कि कोई कुर्सियां पीआईए को बेचे तो 100 वाली कुर्सी 117 की नहीं बेचेगा. 100 वाली कुर्सी 100, लेकिन अगर पीआईए को खाना दें तो 100 वाला 100 का, टिश्यू दें तो 100 का 100 वाला, 100 वाला 100 का, और आगे पेट्रोल दें तो 100 वाला 100 का.
रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल खत्म नहीं होता। अच्छा, सप्लाई ऑफ स्टोर्स और प्रोविजंस, ये स्टोर्स और प्रोविजंस लिख लें, खाना, पेट्रोल, टिश्यू, टिश्यू मिशू भी लिख लें, खाना, पेट्रोल, टिश्यू लिख लें, आप भी लिख लें अपनी किताब पे, सारे लिख लें, आगे फिर न्यूमेरिकल आएंगे, फिर आप परेशान होंगे। खाना, पेट्रोल, टिश्यू लिख लें, देखें किसने नहीं लिखा आपकी रो में, खाना, पेट्रोल, टिश्यू फॉर कंजम्पशन। ये रास्ते में क्या हो जाने, अब बोर्ड क्या होता है, बोर्डिंग पास बन गए और सवारियां जाने के लिए तैयार हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल से लफ्ज़ है, ये जो मैं स्काई ब्लू कर रहा हूँ, एक बच्चों को थोड़ा सा अंग्रेजी याद नहीं होती क्योंकि आगे पीछे से लिंक नहीं बनता इस बात का, तो इसको ऐसे बीच में ना फोल्डिंग सीट की तरह डाल दीजिएगा बोर्ड आ, बाकी फिक्रा बड़े समझ आ रहा होगा। सप्लाई ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन ऑन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। ऑन अगर इसकी जगह समझने के लिए लिख सकते हैं तो आप लिख लें। तो सप्लाई ऑफ खाना ऑन अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन एक मुश्किल से बीच में अबोर्ड आ, और इन द एंड सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट में हुकूमत बता देगी कौन कौन सी चीजें जीरो रेट है। ये कब बताना पड़ता है, वेन एवर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू मेक इमीडिएट एक्शन, तब इमीडिएट एक्शन लेना पड़े फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिटी, फॉर पर्पज ऑफ नेचुरल डिजास्टर, फॉर पर्पज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी। खाने का कहत पड़ गया, सैलाब जलजला आ गया, तो हुकूमत सब लोगों को कह देती है, अब जहाज नहीं जा रहे पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान के अंदर ही लोग हैं जो कहत से मर रहे हैं या कुछ मसला हो रहा है, तो अब हुकूमत कह देती है सारे दुकानदार अब 100 वाली चीजें कितने की बेचें, 100 की बेचें, फिर 117 की ना बेचें। तो 4-5 सिनेरियो याद कर लें कब कब ऐसा होगा। नेशनल सिक्योरिटी, जंग लग गई, नेचुरल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी कहत लग गया, और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, या फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल 2 मुल्कों ने मदद की पाकिस्तान की, और मल्टीलैटरल 2 से ज्यादा मुल्कों ने मदद की। तो बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत जो है वो आपको मदद मिली बाहर के मुल्क से। तो आप 100 वाली चीजें दुकानदार कितने की बेचेंगे, 100 की। मोहतरम 3 चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं लेकिन वो जीरो रेट नहीं है। 3 चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं और वो जीरो रेट नहीं है, इसको जबानी याद कर लें। जो एक्सपोर्ट की हैं री इम्पोर्ट की नीयत से, जो एक्सपोर्ट की हैं यानी एक्सपोर्ट की और काम इसको वापस भी मंगवा लेंगे थोड़े अर्से बाद, तो ये फिर एक्सपोर्ट सेल नहीं है। नंबर 2, किसी ऐसी कंट्री को बेची है जिसको हुकूमत ने कहा है कि अगर आप बेचोगे तो 17% लगाना पड़ेगा। किसी ऐसी कंट्री को बेची है जिसको हुकूमत ने कहा है अगर आप बेचोगे तो 17% लगाना पड़ेगा। या ऐसी एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स बने और सोचा चीजें एक्सपोर्ट करें, लेकिन बाद में सोचा एक्सपोर्ट क्या करनी, आपने सी पोर्ट से वापस मंगवा के लोकल सेल कर दी। अब इसको 17 का बेचेंगे या इसको 100 का 100 वाला ही बेचेंगे, 117। तो 3 चीजें ऐसी हैं जो दिखने में क्या है एक्सपोर्ट, लेकिन फिर भी जीरो रेट। However, following goods shall not be charged to tax at the rate of 0%. Exports that are intended to be re-imported into Pakistan. Goods that have been entered for export, जिनको export करना था but are not exported, लेकिन फिर बाद में export नहीं। Goods that have been exported to a country specified by federal government. The federal government may restrict input credit for a person making a zero rate sale. वैसे मैंने आपको बताया था जीरो रेट सेल वाले का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। मुरलीधरन को गाड़ी बेची, याद है, आउटपुट 0, लेकिन उसकी गाड़ी के लिए जो जनरल टायर से टायर खरीदे होंगे उन पे तो टैक्स पे किया होगा ना। इसको रिफंड कितना मिल रहा है, 15, लेकिन हुकूमत रिस्ट्रिक्ट करके कह दे, कि नहीं तुम्हें 15 नहीं हम 13 देंगे, कर लो जो करना है। तो ये एक लाइन हल्की सी लिखी हुई है, न्यूमेरिकल की हद तक नहीं है, थ्योरी की हद तक बात क्या है, पढ़े। द फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट क्यों होता है, टैक्स रेट माफ हो रहा होता है ना, इनपुट। द फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट फॉर अ पर्सन मेकिंग अ जीरो रेट से, ये नोट कर। तो सूली तौर पे से, और आपको पता है ये फिगर मैंने कहा था न्यूमेरिकल के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे जाके लिखनी होती है आपने 15 वाली, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना होता, ये बस रिफंड लेनी होती है हुकूमत से। नोट कर लिया, जीरो ओके। अच्छा भाई, अब इंपोर्ट को जीरो रेट करें, इंपोर्ट पहले एक्सपोर्ट को जीरो रेट करा था, अब इंपोर्ट को जीरो रेट करा है। इंपोर्ट ये होती है इंजन इंपोर्ट किया, तो हो सकता है होंडा एटलस कार को हुकूमत कुछ अर्सा कह दे तुम इंजन इंपोर्ट करो और इस पे टैक्स ना दो, लेकिन ये अगेन जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल यही है कि इंपोर्ट्स पे टैक्स लगता है, इंपोर्ट्स पे टैक्स, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए जनरल रूल है 0% होती है, लेकिन इंपोर्ट आमतौर पर 0% नहीं होती जब तक कि सवाल क्या ना दे। तो ये एक तरह की एक्सेप्शन ही है, ये रेयर सर्कमस्टांस में होगा, ये जनरल रूल नहीं है। कहीं क्लास के बाद ये ना कह दीजिएगा इंपोर्ट भी जीरो रेट है, एक्सपोर्ट भी जीरो रेट है, लेकिन क्लास के बाद ये जरूर कहिएगा एक्सपोर्ट जीरो रेट है। एक्सपोर्ट क्या है, हाँ, इंपोर्ट का भी रेयर सर्कमस्टांस में हुकूमत जीरो रेट कर दे तो उसकी मर्जी। अंडर सेक्शन 60 ऑफ द कानून, द फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रेस्क्राइब एनी टैक्सेबल गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ होल, और या तो सारा टैक्स माफ कर देगी या थोड़ा सा टैक्स माफ कर देगी। अच्छा जी, अब आप तो बस ये हमें समझाने वाले रूल 5 ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तो ये रूल 6 छोटा सा पढ़ के शुरू करें। रूल 6 आपको आता है सारा,
मुझे बता दें आपने किस किस मौके पे हुकूमत को टैक्स जमा करवाना होता है, किसी को याद हो? इंपोर्ट के मौके पे लोकल परचेज टायर करते हुए हमने हुकूमत को जमा नहीं करवाना, हमने तो सिर्फ किसको जमा करवाना है? जनरल टायर को। वो जनरल टायर फिर आगे जमा करवाए। और सेल करते हुए हमने सलासिफ से रिकवर करना है, और रिकवर करके कोई पुराना टैक्स अगर पे किया हो वो माइनस करके बाकी हुकूमत को जमा करवा देना, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये इंजन की बात होगी। और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार, तो ये सेल वाला टैक्स हो गया और ये इंपोर्ट वाला टैक्स हो गया। समझ आ गई? टाइम टाइम बता दीजिए क्या है यार? जब इंपोर्ट करें, बस जब इंपोर्ट करें उस वक्त कस्टम ड्यूटी जमा करवाएंगे, साथ ही ये वाला टैक्स भी जमा करवा दें। इसको इधर याद कर लें। द टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान शैल बी पेड एट द सेम टाइम एट व्हिच द कस्टम ड्यूटी इज पेएबल एंड द प्रोविजंस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इन कस्टम एक्ट शैल आल्सो अप्लाई हियर। क्या मतलब प्रोविजंस ऑफ टैक्स कलेक्शन शैल आल्सो अप्लाई हियर? जो भी टैक्स कलेक्ट करने का तरीका वहां है वही यहां लगेगा। जिस तरह कस्टम ड्यूटी लेते हैं उसी तरह, अब मिसाल के तौर टीचर कह दे जिस तरह आपसे फीस ली जाएगी उसी तरह जुर्माना लिया जाएगा, तो इसकी इंग्लिश यही बन जाएगी, द प्रोविजन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स इन कस्टम एक्ट शैल आल्सो अप्लाई हियर। अच्छा, ये तो वो टैक्स हो गया जो हमने इंजन पे दिया, वो इंपोर्ट स्टेज पे दे देना है। अब सरासे को जब गाड़ी बेची तो 30 लाख वाली गाड़ी कितने की बेची? 35 लाख 10 साल की। हो सकता है ये पैसे 4 जनवरी को आए हो, फिर इतना 6 जनवरी को एक और गाड़ी बेची, फिर 28 जनवरी को एक और गाड़ी बेची, तो जनवरी में जितनी गाड़ियां बिकी ना उनका टैक्स आपने 15 फरवरी को हुकूमत को जमा करवाना है। तो ये जो गाड़ियां बेच बेच के टैक्स आता जा रहा है ना होंडा के खजाने में, ये हुकूमत ने साथ साथ जमा नहीं कराना रोजाना की बुनियाद पे। ये महीना खत्म होने के बाद 15 दिन वेट करना है। सलासे को गाड़ी बेची होगी, सरोमैर को बेची होगी, इमरान खान को गाड़ी बेची होगी, इंजमाम को गाड़ी बेची होगी, सकलैन को गाड़ी बेची होगी, सबको गाड़ियां बेच के जो पैसे आए होंडा के खजाने में वो 31 जनवरी तक दराज में जमा करता रहे। 31 जनवरी की रात जब पैसा इकट्ठा कर ले, सारा इकट्ठा करके 15 फरवरी तक जब मर्जी जाके हुकूमत के खजाने में जमा कराए। ये कौन सा टैक्स जमा होने लगा हुकूमत के खजाने में? सेल वाला, परचेज वाला? सेल वाला। परचेज के मौके पे तो हम जाते ही नहीं हुकूमत के पास। द टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार, द टैक्स ऑन टैक्सेबल सेल ऑफ कार शैल बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, but shall be paid by Honda at the time of filing the return 15th of next month, 15th of next month। ये आपने अगले महीने की 15 को जाके जमा करा देना होता। ये तो आपको पता है नीचे एक लाइन डली होती है, द बोर्ड में डायरेक्ट द टैक्स ऑन सर्टेन सेल शैल बी पेड इन एनी अदर वे। अच्छा, ये तो टाइम हो गया हजरात, ये देखिएगा जरा स्काई ब्लू टाइम टाइम। अब क्या आने लगा है? मोड एंड मैनर। तो किस तरीके से जमा करवाना है आपने टैक्स, ये देख लें। टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड का क्या मतलब? इंजन इंपोर्टेड। टैक्स ऑन इंजन इंपोर्टेड शैल बी पेड इन द सेम मैनर एज इफ इट इज अ, जिस तरह की ये कस्टम ड्यूटी है। एज इफ का क्या मतलब होता है? जस्ट लाइक इट इज अ कस्टम ड्यूटी। एंड द टैक्स ड्यू, ड्यू क्या मतलब होता है? पेएबल। एंड द टैक्स पेएबल ऑन सेल शैल बी पेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। या तो आप बैंक में जमा करवा दें, डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड, आमतौर पे नेशनल बैंक होता है ये, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या तो आप बैंक में जमा करवा दें, नहीं तो फिर कोई और तरीका अगर बोर्ड बना दे, वो और तरीका ऑनलाइन पेमेंट्स है आजकल। तो ये ऑनलाइन पेमेंट्स और एनबीपी पेपर में नहीं लिख के आना, पेपर में इसी की लैंग्वेज लिख के आनी है। तो या आप नेशनल बैंक में जमा करा दें या ऑनलाइन से जमा करवा दें, इट्स अप टू यू। चलें इसी चैप्टर के एंड पे आ जाए। एक अजहर वाला न्यूमेरिकल है, हाँ ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं होगा है, और गुड, इतनी सोल्यूशन सही है या नहीं, बहरहाल अभी तो वो करते हैं ना अपना। अच्छा जी, आ जाए भाई, पेज 463। बता दें इसमें से कौन सी 100 रुपये वाली है, कौन सी 117 वाली सेल है, जल्दी से पढ़ लें सारी एक दफा। डन, पढ़ लिया। चले भाई, टैक्सेबल सेल है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये 100 वाली चीज 17 की बेचेंगे। जैसे फर्ज कर लें अजहर वायर्स बेच रहा है, अजहर वायर्स बेच रहा है, तो अजहर ने वायर बेची डॉलेंस को मिसालें कर ली, याद है मिसालें। तो टैक्सेबल सेल किसको की? रजिस्टर्ड पर्सन को। अजहर खुद भी रजिस्टर्ड है, अजहर वायर्स बेच रहे हैं और अजहर ने डॉलेंस को वायर्स बेची, तो सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन कितने पे होंगी? 17%। या कोई सजा देनी है? कोई सजा नहीं देनी। सेल टू बुरे बच्चे अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड के बारे में आप हमेशा अज्यूम करेंगे दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। लिख लें, अनरजिस्टर्ड से मुराद हुआ करेगा लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। ये वो बुरे बच्चे हैं हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट। आप बता दें वायर सेलर की दुकान पे कोई ऐसा बंदा आया जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है लेकिन अभी तक रजिस्टर, तो बताएं इसको सेल आप कितने की करेंगे? 100 वाली 120 की, 100 जमा 17 जमा
इस 3 का नाम एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, एक्सेस नहीं है, इस 3 का फर्दर है, फर्दर है। ये तीनों ना टैक्स जरा याद करें क्या थे, फर्दर होते हैं जो बुरे बच्चे से लेने, और इसका रेट फिक्स है 3%। एक्सेस आज हमने पढ़ा था जो मिसएप्रीहेंशन में ले लिया जाए, वो एक्सेस है, वो लॉ ने नहीं वो टैक्स लगाया हुआ, वो दुकानदार से मिसएप्रीहेंशन हो जाती है, वो क्या था एक्सेस। और एक्स्ट्रा है हार्मफुल गुड्स के ऊपर 12%, 13%, 14%, मैक्सिमम 17% तक जा सकता है, यानी 30% टैक्स वहां लग सकता है। समझ आ गया फर्क, एक्सेस, एक्स्ट्रा और फर्दर। आइसक्रीम एन आइटम ऑफ थर्ड शेड्यूल, 15 लाख का बेचा है, लेकिन सॉरी 15 लाख उसकी रिटेल प्राइस है, बेची आइसक्रीम 12 लाख की है, तो 12 लाख के आगे लिख सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। भाई दुकानदार ने 15 लाख वाली आइसक्रीम 12 लाख की बेच दी, और यार हमारी बला से, आपको पता है जो चीज थर्ड शेड्यूल वाली है उसके डब्बे के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, जब उसके डब्बे के ऊपर प्राइस लिखी हुई है तो फिर क्या दुकानदार को ये पावर अवेलेबल है कि ऐसी सूरत के अंदर उस पर डिस्काउंट दे सके? तो ये पावर अवेलेबल नहीं है दुकानदार को, इसलिए इस बात को फारिग करें। कल भी आपको बता दिया था, आज भी आपको बता रहा हूं, बताता रहूंगा जब तक आप हिम्मत करके आते रहेंगे, कि जो थर्ड शेड्यूल वाली चीजें हैं ना उन पे डिस्काउंट वगैरह माइनस नहीं हो सकता। पेज 444 पे नहीं, पेज 445 पे हमने पढ़ा था, फॉर सेल्स एंड इंपोर्ट स्पेसिफाइड इन टैक्स शैल बी चार्ज एट द 17% ऑफ नॉट डिस्काउंटेड प्राइस, नॉट होलसेल प्राइस, नॉट रिटेल प्राइस। बंदा लाले जुत्ती ते पाले जुत्ती, हद होगी यार। डिस्काउंटेड प्राइस या होलसेल प्राइस पे नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा? ये खसूसियत सिर्फ किन चीजों के लिए खास है? क्योंकि ये रिटेल प्राइस लिजिबली, प्रोमिनेंटली और इंडेलिबली बड़ी बड़ी करके जो है वो चीज के ऊपर लिखी होती है, तो इसलिए इन पे टैक्स किस पे लगा करेगा? रिटेल। और जो थर्ड शेड्यूल की 20 चीजें हैं, टिश्यू पेपर, शू क्रीम वगैरह, इन पे मैंने कहा था डिस्काउंट माइनस नहीं हो सकता। डन। तो इसलिए 15 लाख पे लगेगा टैक्स, और 15 लाख पे लगेगा 100 जमा 17। ये जितने टिश्यू पेपर के डब्बे शब्बे आइसक्रीम है, इन पे देख लें 17% ही टैक्स लगा होता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है लफ्ज लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसलिए उसने खुद बता दिया ये चीजें हम हुकूमत ने क्या की हुई है, एग्जाम की हुई है, तो इन पे टैक्स नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट्स, लाख वाली गाड़ी मुरलीधरन को कितने की बेचेंगे? लाख की। 30 लाख वाली गाड़ी मुरलीधरन को कितने की बेचेंगे? 30 लाख की। सेल्स टू एम्प्लॉइज, नहीं एग्जाम क्यों यार, लॉ मेकर कोई रहम नहीं है लॉ मेकर के दिल में किसी के बारे में भी। मोहतरम जो चीज एग्जाम्ट है वो एग्जाम्ट है, ये अपनी तरफ से एग्जाम नहीं बनाना। मुझे बताएं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसी बेच दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मैं तुझे एसी बेच रहा हूँ, लॉ मेकर क्या कहेगा? चलो यार छोड़ो, टैक्स माफ है। वो भाई कहाँ का टैक्स माफ है? माफ होता तो मैं आपको पहले बताता। जान ले लें एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय जान दे, देने को तैयार हूँ भाई। और बला से हमारी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बाढ़ में। सेल्स टू डिप्लोमेटिक मिशन, यार ये बहुत पुरानी एक चीज है, ये जीरो रेट सेल होती है। ये अब आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, बहुत को पुराना सवाल आया हुआ है, ये जीरो रेट होती है। और गुड्स टेकन टू प्राइवेट यूज, हाँ ये आपको याद होगा, गुड्स टेकन टू प्राइवेट यूज। एक याद है, काफी हमने लंबा सी बात की थी, सप्लाई, बड़ा सा सप्लाई था, ये देखें सब किस्म का सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन याद है, पड़ी थी पेज नंबर 438। तो सप्लाई में हमने पढ़ा था कि प्राइवेट यूज चीजों का सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। तो अगर सप्लाई की डेफिनेशन में प्राइवेट यूज आता है चीजों का, तो क्या 17% लगेगा जी? अगर घर ना लेके जाता तो बेचता बाजार में, जब बेचता तो 100 वाली चीज 117 की बेचता तो ओके, तो ये भी 100 जमा 17 डन। अब यार एक हम वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग नंबर 3। वर्किंग 1 क्या थी? इनपुट टैक्स। वर्किंग 2 क्या थी? अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट। ये जरा इस सवाल को करेंगे एक दफा जरा, कल की क्लास से पहले। पेज 465 वाला सवाल जरा देखें, पेज 465 वाला सवाल, गन मारा हुआ आपने वहां, काफी नजर आ रहा है। ये सवाल एक दफा करके लाएंगे, हाथ खड़ा करें, ये सवाल एक दफा कराइएगा, करेंगे तो फिर ये वाला सवाल जो मैंने कल कराना है आप समझ आएगा। ये सवाल आज मैं करा तो नहीं, सिर्फ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो करेंगे इंशाल्लाह ये सवाल कल मजे से। अच्छा फिलहाल इसकी एक वर्किंग मुझे करवा दें, सिर्फ वर्किंग 3। टैक्सेबल सेल, बोलें टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड, यार अनरजिस्टर्ड की सेल में इसलिए लग डाल रहा हूं। अच्छा टैक्सेबल मांग रहा हूं आपसे, जीरो मांग रहा हूं, एग्जेम्प्ट मांग रहा हूं। टैक्सेबल मांग रहा हूं, जीरो मांग रहा हूं, एग्जेम्प्ट मांग रहा हूं। और टैक्सेबल में भी आगे 2 किस्म की हैं, कुछ को हमने, और जीरो रेट कहां से होगी, वो वाली टैक्सेबल जीरो नहीं, मैं भी कह रहा जीरो रेट और एग्जेम्प्ट नहीं मांग रहा,
टैक्सेबल सेल एट 17% वाली मांग रहा हूं, लेकिन आपको पता है कुछ 17 वाली होंगी और कुछ 17 जमा 3 वाली होंगी, वो मांग रहा हूं आपसे। क्लियर? अच्छा सवाल आपका, टैक्सेबल सेल एट 17% मुझे चाहिए और 17 वाली भी चाहिए, 17 जमा 3 वाली भी चाहिए। ये मैं अलग क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इन पे फर्दर कितना लगना है, 3%। तो पहले ये वाली बता दें जरा, सेल कितनी है? 200 200 ये आ गई। अच्छा आगे चलें, टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा इसकी आप हेडिंग दे दें आप रजिस्टर्ड। इसमें ना कुछ अदर सेल भी आ जाती हैं रजिस्टर्ड के अलावा, वो फिर मैं बताऊंगा कौन सी हैं, जैसे घर ले गए चीजें या एम्प्लॉइज को बेच दी। ठीक है जी। अच्छा अब आप मुझे बता दें कि 2750 टैक्सेबल हैं एट 17%, तो मैं कह सकता हूं कि ये टैक्सेबल सेल एट 17% टू रजिस्टर्ड पर्सन कितनी, 2750। आगे चलें, टैक्सेबल सेल टू अनरजिस्टर्ड 200 चली गई नीचे। आइसक्रीम 15 लाख पे डालूं, 12 लाख पे डालूं? 15 लाख पे डालूं आइसक्रीम। डन। एक्सपोर्ट जीरो रेट है, सॉरी लाइफ सेविंग ड्रग्स जीरो एग्जाम्प्ट हैं या टैक्सेबल हैं? एग्जाम्प्ट हैं। फिलहाल मैंने हेडिंग क्या दी हुई है, टैक्सेबल एट 17%, तो मुझे एग्जाम्प्ट की जरूरत नहीं है। सबर, एक्सपोर्ट जीरो रेट है या टैक्सेबल एट 17%, तो फिलहाल मैंने हेडिंग क्या दी हुई है, टैक्सेबल एट 17%। इसके बाद सेल्स टू एम्प्लॉइज आ रही हैं कितनी, 3 लाख। सेल्स टू एम्प्लॉइज 3 लाख, टैक्सेबल एट 17% हैं या जीरो या एग्जाम्प्ट हैं? टैक्सेबल एट अनरजिस्टर्ड में ना डालिएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना बाइंडिंग नहीं होता। एम्प्लॉइज अदर्स में डाल दें या सेल्स टू रजिस्टर्ड में डाल दें, जो मर्जी समझे। रजिस्टर्ड तो एम्प्लॉइज होते नहीं, वैसे अदर्स में डाल देते हैं हम। जी बोलें कितनी, 300। अनरजिस्टर्ड तो नहीं है ना एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज के ऊपर रजिस्टर कराना बाइंडिंग ही नहीं अपने आप। और डिप्लोमेटिक मिशन की सेल मैंने आपको खुद बताई है, ये जीरो रेट है, ये टैक्सेबल एट 17 नहीं है। गुड्स टेकन फॉर प्राइवेट यूज इज टैक्सेबल एट 17%। अगर चीजें घर ना लेके जाते तो बाजार बिकती। 50 हो गया। ओके बस अब ग्रैंड टोटल बता दें। सब टोटल की जरूरत नहीं है, इससे सब टोटल की जरूरत नहीं है, ग्रैंड टोटल बता दें। 40। इसमें हमने कौन कौन सी सेल नहीं उठाई, जीरो रेट, और वो मैं आपको अभी बताता हूं कहां लेके जानी है, वो मैंने अभी नहीं उठाई, नोट कर लें। ये एम्प्लॉय सर्विसेज नहीं दे रहा, आप एम्प्लॉय गुड्स बेच रहे हो, एम्प्लॉय की सर्विसेज पे नहीं था। यार एक मिनट, इसमें एक चीज़ और है, वो मैं डलवा दूँ आपको, कल जो डलवानी है आज डलवा दूँ। टोटल इसका ठहरें जरा, इसमें एक सेल रिटर्न भी है, पॉइंट नंबर 7। नहीं है, हाँ ठीक है, उड़ा दी हुई है शायद सेल रिटर्न, हाँ ठीक है उड़ा दी हुई है, चलें गुड हो गया। डन, ये नोट कर लिया। अब यार एक वर्किंग हम करेंगे, वर्किंग 2। एक वर्किंग कौन सी करेंगे कल, वर्किंग 2। वर्किंग 2 की हेडिंग होगी अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। डन। ये जो वर्किंग करेंगे ना हम अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, वो जो सेल बाकी रह गई है ना वो यहां डालेंगे। वो जो सेल अभी बाकी छोड़ दी है ना हमने, जिनको लिफ्ट नहीं कराई, उनको हम यहां डालेंगे। अच्छा अब आप मुझे बता दें कि हमारी सेल कितने किस्म की है, टैक्सेबल, जीरो और एग्जाम्प्ट। डन। इसके बाद हम किसको अपोर्शन करेंगे, इनपुट। एक कॉलम आप इधर और छोड़िएगा, वो इंशाल्लाह कल बनाएंगे। फिलहाल इनपुट को भी मैं पोर्शन नहीं करा, मैं कुछ नहीं करा रहा आपको, मैं वो सेल का टोटल टैली कराने लगा हूं। तो आपने वर्किंग जो 3 की है उससे सेल कितनी आई है, 48, 100 या 1000, 100। और किस किस सेल को लिफ्ट नहीं कराई थी, अच्छा जी ये लिफ्ट करा दिया 275 सिफर को, ऑलरेडी 200 को लिफ्ट करा दिया। अच्छा इसके बाद थर्ड शेड्यूल वाली चीजों को लिफ्ट करा दिया 1500 पे डाल के। अच्छा 4000 को लिफ्ट नहीं करवाई, 2000 को लिफ्ट नहीं करवाई, 3 लाख को लिफ्ट करवा दी है, प्राइवेट यूज वालों को लिफ्ट करवा दी है। अब अनलिफ्टेड कौन कौन से बचे, ये 3। इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स किस में डालनी है, एग्जेम्प्ट में कितनी है, 4000। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स किस में डाल दें, एग्जेम्प्ट में। डन, 4000। पीछे कौन सी बच गई,
जीरो रेट देखें कौन कौन सी हैं, 100 + 0, 100 + 0। एक एक्सपोर्ट थी 2 मिलियन की और एक 2 लाख की सेल टू डिप्लोमेटिक मिशन। तो 2000 और 200 को जमा करें। कल ना ये सारा मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी नोट करना है। वर्किंग 3 मैं नहीं करूंगा, लेकिन वर्किंग 2 इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे नोट करूंगा। व्हाइट बोर्ड पे जरा अच्छा नजर आता है। तो 2200 हो गया। मुझे ना असल में ये डर था कि आपको ऐसे दिल में अजीब सी बात रहनी थी, बाकी सेल कहाँ लेके जानी है, तो ये आप लोगों ने परेशान रहना था, इसलिए मैंने ये वर्किंग करवा दिया। असल ये वर्किंग तो कल करवाऊंगा मैं। टोटल सेल आप बोले 11,000। अब समझ आ गया यार सेल कैसे जाया करनी है। कौन सी सेल को लिफ्ट पहले करानी है, टैक्सेबल एट 17%। और इसके लिए कौन सी वर्किंग करनी है, वर्किंग नंबर 3। लेकिन उसमें 17 और 3 दोनों इकट्ठी डाल देनी है, इनका रिकॉर्ड बस अलग रख लेना है। और ये कर लेने के बाद कौन सी वर्किंग करनी है, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट, वर्किंग 2 करें जी। चलें इसको कल ही नोट कर लीजिएगा, समझ तो आ गई ना बात। बाकी सेल को यहां डाल देना है, छोड़ें कल व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, नोट करनी कर लेते हैं। अच्छा अब यार वो समाज वाला सवाल हमारे जान नहीं छोड़ा, इसको खत्म करें। समाज वाला सवाल, ये 488 जाने नहीं छोड़ा। इसमें कौन सी एडजस्टमेंट रह गई है, 2 पढ़ें जी। और वीओएस निकालें, और जल्दी करें यार, 2 पढ़ के वीओएस निकालें। सिक्स 6.8 गलत है। और कोई बताए भाई, कैलकुलेटर की वैल्यू नहीं निकल सकेगी। 7.36 7.36 दो लोगों ने कही है, बाकी भी जरा ट्राई करें। सप्लाई ऑफ मटेरियल टू डीएमएल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 6.8। अच्छा हमने पढ़ा था यार कल, बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक डिस्काउंट होना चाहिए ड्यू टू द पर्टिकुलर रिलेशन। ओए अच्छा रिश्तेदारियां थी, दोनों की नानी एक थी। ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशन डीएमएल हैज बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ एज अगेंस्ट नॉर्मल डिस्काउंट ऑफ। मुझे बताएं ये प्राइस डिस्काउंटेड है, ये प्राइस आफ्टर कौन सा डिस्काउंट है, आफ्टर 15% डिस्काउंट, आफ्टर 8% डिस्काउंट, आफ्टर 15% डिस्काउंट, आफ्टर 8% डिस्काउंट, आफ्टर 15% डिस्काउंट। एक्सेलेंट, ये कौन से वाला डिस्काउंट है, आफ्टर 15% डिस्काउंट है। क्लियर। तो मुझे ये बताएं कि नॉर्मल हालात में आप डिस्काउंट कितना देते हैं, 8। यानी अगर 100 वाली चीज हो तो 92 की बेचते होंगे। ये स्पेशल हालात हैं या नॉर्मल है, स्पेशल हालात हैं। पर्टिकुलर रिलेशन है हमारा इसके साथ या नॉर्मल रिलेशन है, पर्टिकुलर रिलेशन है। हमारे साथ बैठ के सीए करता था, पर्टिकुलर रिलेशन है। और यार जिगर, और यार किधर आया है, और यार हम तुझे पता है इकट्ठे जो है बाहर खड़े होकर मोटरसाइकिल गप्पे मारते थे सीएनजी पंप पे। तो यार चल तुझे 100 वाली चीज में कितने की लगाता हूँ, 85 की। तू क्या कर रहा है आजकल। अच्छा तो डन हो गया। ये तो मैंने किससे खेला है, परसेंटेजेस से। किससे खेला है, परसेंटेज से। तो अगर एक दुकानदार आम तौर पे 100 वाली चीज 92 की बेचता है, तो खास तौर पे 100 वाली चीज इस कस्टमर को कितने की बेच बैठा। अब आप मुझे बता दें, अगर मैं रुपीज से खेलना चाहूं तो मेरे रुपीज हैं कितने, 6.8। 6.8 85 पे पड़ा है, मुझे 92 चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है, अल्लाह करे इससे आपको समझ आ जाए। सोचें जरा, ये भी एक तरीका है। ये डिस्काउंटेड प्राइस है ना, क्या आप एग्री कर रहे हैं कि गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। हमें कौन सा वाला चाहिए, नॉर्मल सेल वाली चाहिए प्राइस। तो एक ये तरीका है, जिसको ये तरीका पसंद आए उसके लिए ये तरीका। ये क्या जो डिवाइड किससे किया था, 85 से। जवाब क्या आ गया, 7.36। जिसको ये तरीका पसंद ना आए उसके लिए एक और तरीका, वो थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन आसान शायद लगे। 6.8 कितने परसेंट पे है, अगर डिस्काउंट ना होता तो ये चीज कितने पे बिकती, 8 पे। अब आप 8 वाली चीज पे डिस्काउंट दें। जब आप 8 वाली चीज पे डिस्काउंट देंगे तो अगला काम आप क्या करेंगे, अब आपने क्या निकालनी है, डिस्काउंटेड प्राइस। नॉर्मल डिस्काउंट वाली या स्पेशल डिस्काउंट वाली, नॉर्मल डिस्काउंट वाली। 8 माइनस 8% ऑफ 8, डन डन डन। 8 माइनस 8% ऑफ 8 बोले तो 7 पॉइंट। कितनों को दूसरा तरीका समझ आया है, कितनों को पहला समझ आया है। अच्छा दूसरा मुश्किल हो गया, उल्टा। दोनों ठीक है, इट्स अप टू यू, जो जिससे आप कंफर्टेबल है, कोई मसला नहीं। करना पड़ेगा नोट, या मैं हूं किताबों में नोट करें आप, मेहरबानी। तो 6.8 वाली चीज 85% पे बेची है, बेचनी 92% पे चाहिए थी, एक ये तरीका। दूसरा ये तरीका कि 6.8 अगर डिस्काउंट ना होता तो कितने की बिकती, 8 की।
अब 8 वाली चीज पे आपने कितना डिस्काउंट देना है, स्पेशल या नॉर्मल? 8 माइनस नॉर्मल डिस्काउंट इज इक्वल टू 7.36। VOS 7.36 है। किस फिगर पे 17% लगाएंगे न्यूमेरिकल में? अच्छा मेरे सवालों के जवाब दीजिएगा। 6.8 पे क्यों नहीं 17% लगा सकते? क्योंकि इस पे स्पेशल डिस्काउंट माइनस हुआ हुआ है। 8 रुपए पे क्यों नहीं 17% लगा सकते? क्योंकि डिस्काउंट माइनस ही नहीं हुआ हुआ। डिस्काउंट माइनस करना है, जरूर करना है, लेकिन स्पेशल वाला नॉर्मल वाला। हम ये कौन सा डिस्काउंट माइनस किया है? नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला माइनस करके ये हमारी VOS आ गई। डन, ठीक है वो।